हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएनजीएस एकेडमी में। जैसा आपको पता है कि 11 फरवरी का आपके आरओ का एग्ज़ाम होना है, तो अब 30 दिन से भी कम का समय बचा है। तो इस समय को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। उसी के लिए हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज आपके लिए करा रहे हैं। थे आईएएस के ऑलरेडी हमने सारे टेस्ट लगभग करा दिए हैं। ये हमारा लास्ट ही चल रहा है, 9वां टेस्ट है ये। ऑलरेडी 8 टेस्ट अपलोडेड है। हिंदी के सारे टेस्ट अपलोड हमने कर दिए हैं। तो हम इस टेस्ट में हिस्ट्री सेक्शन से देखेंगे पहला क्वेश्चन। फिर इस सेट में हम लोग दो सेट में लाते हैं जो है ये क्वेश्चंस। सेट वन में 70 क्वेश्चन और सेट टू में 70 क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हम हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो हम इसको पहले रखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए उठाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरओ में एक नेचर देखा गया है कि इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस को क्या है, कालानुक्रम अनुसार से जो है बहुत ज़्यादा लगवाता है। ये क्रोनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रहता है। पिछले बार के आरओ में 5 से 6 क्वेश्चन केवल क्रोनोलॉजी से हिस्ट्री में थे। तो बी अवेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनको व्यवस्थित करना है। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती 1867 में। इसकी स्थापना कब होती? 1867 में इसकी स्थापना होती है। कौन इसकी स्थापना करता है? इसकी स्थापना करते हैं राणा डे। इसकी स्थापना करते हैं राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे इसकी स्थापना करते हैं, ठीक। तो राणा डे के बारे में दो चीज़ याद रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले के ये पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के ये गुरु थे। और राणा डे के बारे में क्या चीज़ें याद रखना है कि, है ना, राणा डे जो है, इतना इनके बारे में याद रखिएगा। फिर बात करते सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? क्या नाम था इनका? ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करी थी। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के बारे में दो एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फूले की है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले था। इन लोगों ने महिलाओं और नीचे तबके के लोगों के लिए, जो SC ST, इनके लिए शिक्षा पे विशेष काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि ये खुद ही जो है नीचे तबके से आते थे और इन्होंने समाज में चीज़ें देखी और उसके लिए इन्होंने काम किया। बहुत ही ज़्यादा इनका संघर्ष रहा, है ना। तो ज्योतिबा फूले, इनकी पुस्तक गुलामगिरी जो है याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना 1866 में होती है। 1866 में होती है। इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी। इनका नाम पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पहली बार राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी यही करते हैं। तो इनके बारे में इतना याद रखिएगा। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। दयानंद सरस्वती ने करी थी। दयानंद सरस्वती ने करी थी। इनके बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने क्या नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द दिया। स्वराज शब्द इन्होंने ही पहली बार दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका अगर राइट आंसर हम लोग देखें तो सबसे पहले 3124 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3124। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है कि बताना है। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग सत्य और असत्य एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि क्या चीज़ असत्य है, ठीक। तो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर साम्राज्य में क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी विजयनगर साम्राज्य में, ठीक बात है, प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्बग कहा जाता था, ठीक है, ये भी बात सही है। मान लीजिए आपने आंसर निकाल लीजिए और आंसर आप सी कर देते हैं, और यहाँ पर आपने असत्य नहीं पढ़ा, है ना, असत्य नहीं पढ़ा, है ना, सत्य के हिसाब से आपने सी टिक कर दिया। लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा, क्योंकि क्या पूछा है? असत्य पूछा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली में किसका शासन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है। ये दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण भारत भेजते हैं कि यहाँ पे जाइए साम्राज्य स्थापित करिए। हरिहर एवं बुक्का,
हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, को यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने के लिए भेजते हैं कि जाइए यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करिए। लेकिन हरिहर एंड बुक्का यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। संगम वंश, संगम इनके पिताजी का नाम था, तो संगम वंश की स्थापना ये कर देते हैं, ठीक है, संगम वंश की स्थापना ये कर देते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का जो है संगम वंश की स्थापना ये लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है संगम वंश की, ठीक। तो संगम वंश में कई सारे राजवंश आते हैं, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने की, इसकी ट्रिक क्या होगी, सस्ता याद कर लीजिएगा, सस्ता, है ना, सस्ता। तो पहले संगम वंश आया, है ना, संगम वंश, फिर सुलु वंश, है ना, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश, अराविडु वंश। तो ये 4 वंश जो है आते हैं, जो है क्रम लगाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन संगम वंश से पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, तो ये विजयनगर साम्राज्य में 8 तेलुगु कवियों का समूह था, 8 तेलुगु कवियों का समूह था, 8 तेलुगु कवियों का समूह था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अष्टदिग्गज को बच्चे किससे कंफ्यूज करते हैं, अष्टप्रधान से कंफ्यूज करते हैं, अष्टप्रधान से कंफ्यूज करते हैं। अष्टप्रधान कौन था, ये मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना, मराठा साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये चीज़ आप लोग नहीं कंफ्यूज करिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग नहीं कंफ्यूज करिएगा, है ना, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का विकास करना था, अकाल निवारण करना था, या भूमि संबंधी विवेचना करना था, या भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार करना था। तो इनाम कमीशन किससे संबंधित था, भूमि संबंधी विवेचना पर ये संबंधित था। ये किसके समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय ये आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। डलहौजी के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत लेके आया था, क्या लेके आया था, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर क्या होता था कि अगर कोई भी राजा या राजा जो है उसकी पुत्र वैधानिक पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य जो है ये लोग हड़प लेते थे, है ना, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, है ना। और डलहौजी ने जो है क्या, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, है ना। डलहौजी के टाइम ही डाक व्यवस्था का भी हमारे यहाँ व्यवस्था का भी प्रसार होता है, डाक व्यवस्था का भी प्रसार आता है। डलहौजी के समय ही रेल की भी व्यवस्था होती है, रेल की पटरियाँ भी बिछाई जाती हैं डलहौजी के टाइम पे ही, है ना। तो पहली रेल कहाँ चलती है, मुंबई से थाने के बीच में चलती है, मुंबई से थाने के बीच में चलती है। चलिए कुछ कमीशन से फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उनको देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि कुछ कमीशन जो है रिलेटेड हैं इससे, है ना, कुछ कमीशंस देखते हैं। पहला क्या था, पहला दुर्भिक्ष आयोग था, दुर्भिक्ष आयोग, दुर्भिक्ष आयोग, है ना, दुर्भिक्ष आयोग था। ये किसके समय आया था, ये लॉर्ड लिटन के समय आया था, किसके समय आया था, लिटन के समय आया था। लॉर्ड क्यों लगाए भाई, लिटन के समय आया था। ये क्या था, अकाल संबंधी विवेचना के लिए 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 था। किसकी जो है अध्यक्षता में आया था, रिचर्ड स्ट्रेची के समय में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में ये आया था। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड देखते हैं, हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन किसके अध्यक्षता में आया था, विलियम हंटर के अध्यक्षता में आया था, विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था। इस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, रिपन था, है ना, रिपन था। और ये किस लिए आया था, ये शिक्षा के विकास के लिए आया था, शिक्षा संबंधी सुधार करने के लिए आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, है ना, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। फिर एक सिंचाई आयोग आया था, किस आया था, सिंचाई आयोग आया था,
सिंचाई आयोग बना था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में बना था कर्नल स्कॉट, कर्नल स्कॉट की अध्यक्षता में ये बना था सिंचाई आयोग। इस समय कौन गवर्नर जनरल था? इस समय गवर्नर जनरल था आपका कर्जन था, है ना, कर्जन था, है ना। और ये सिंचाई में सुधार के लिए बना था, सिंचाई में सुधार के लिए बना था, ठीक है। फिर कर्ण फिर अगला आयोग देखते हैं कौन सा बना था। फिर अगला आयोग कौन सा बना था, है ना, विश्वविद्यालय आयोग बना था, विश्वविद्यालय आयोग बना था, विश्वविद्यालय आयोग बना था। थॉमस रैले की अध्यक्षता में बना था ये, ठीक है। थॉमस रैले की अध्यक्षता में बना था ये, है ना। और ये कब बना था? कर्जन के ही काल में बना था, है ना। और ये विश्वविद्यालय के गठन में सुधार हेतु, विश्वविद्यालय में सुधार हेतु ये बना था, ठीक है। अगला आयोग बना था फ्रेजर आयोग बना था, फ्रेजर आयोग बना था। कौन सा बना था? फ्रेजर आयोग बना था, फ्रेजर आयोग बना था, है ना। फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था। ये भी कर्जन के समय ही आया था, कर्जन के समय ही आया था। और ये किस लिए? पुलिस में सुधार हेतु, पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु आया था ये, पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए ये आया था, ठीक है। तो कई बार इनको जो है क्रम से लगाने भी पूछा जाता है। तो फ्रेजर आयोग कब बना था? ये 1902 में बना था। ये कब बना था? विश्वविद्यालय आयोग 1901 में बना था। सिंचाई आयोग कब आया था आपका? सिंचाई आयोग आया था आपका, ये भी 1902 में ही बना था, है ना। विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग 1901 में बना था, है ना। सिंचाई आयोग क्या बना था? 1901 में बना था। हंटर आयोग कब बना था? 1882 में हंटर आयोग बना था। दुर्भिक्ष आयोग कब बना था? 1880 में दुर्भिक्ष आयोग बना था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। 1901 में कब बना था? 1901 में सिंचाई आयोग बना था, है ना। विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1902 में बना, है ना। फ्रेजर आयोग कब बना? 1902 में बना। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट्स बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है कि मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सीता क्या थी? राजकीय भूमि से होने वाली आय थी, ठीक है, बात सही है। बलि क्या थी? एक प्रकार का भू राजस्व कर था, सही बात है। हिरण्य क्या था? एक प्रकार का नगद कर था, ठीक है। प्रलय क्या था? यह श्रम एवं बेगार था। तो प्रलय क्या था? ये आपातकालीन कर होता था। क्या होता था भाइयों? आपातकालीन कर होता था, है ना। कोई आपातकालीन चीजें आ गई, से मान लीजिए कि भूकंप आ गया, है ना, ये से बाढ़ आ गया, है ना, तो ये आपातकालीन कर होता था। निःशुल्क श्रम एवं बेगार को क्या बोलते थे? बिष्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? बिष्टी बोलते थे। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, बहराम जी मालाबारी द्वारा, एस बंगाली द्वारा, राधा कांत देव द्वारा, शिव नारायण अग्रहोती द्वारा। तो किसने करी थी? बलराम जी मालाबारी ने सेवा सदन की स्थापना 1908 में करी थी। राधा कांत देव जो है ये क्या था? ये जो है राजा राम मोहन राय का कट्टर जो है मतलब आलोचक था। ये राजा राम मोहन राय से बहुत घृणा करता था, है ना। और ये थोड़ा सा इसकी जो सोच थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ये सती प्रथा को भी जो है ये जो है सपोर्ट करता था, सती प्रथा को भी ये सपोर्ट करता था। इसने धर्म सभा की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? धर्म सभा की स्थापना इसने करी थी। धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने करी थी। देव समाज की स्थापना कौन करते हैं? देव समाज की स्थापना कौन करते हैं? ये आपके करते हैं शिव नारायण अग्रहोती। देव समाज की स्थापना करते हैं। शिव नारायण अग्रहोती देव समाज की स्थापना करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक देश की सीमा कह रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। ठीक है, यूक्रेन से नहीं लगती है। तो यूक्रेन का मैप हमने आप लोगों के लिए लगाया था, 1 मिनट निकाल दे जरा, है ना। यूक्रेन का मैप हमने आप लोगों के लिए लगाया था। चलिए, यूक्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, यूक्रेन की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो पहले यूक्रेन का मैप देख लीजिए। ये आपका यूक्रेन रहा। ठीक है, यूक्रेन और रूस का जो है विवाद चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये यूक्रेन रहा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा बेलारूस से लगती है। इधर पोलैंड से इसकी सीमा लगती है, स्लोवाकिया से इसकी सीमा लगती है, हंगरी से इसकी सीमा लगती है, रोमानिया से इसकी सीमा लगती है, मालडोवा से इसकी सीमा लगती है ना। और किससे इसकी सीमा लगती है? इसकी रसिया से बहुत बड़ी सीमा लगती है ना। तो ये याद रखिएगा। ब्लैक सी है इसके जो है किनारे, ब्लैक सी भी जो है, ठीक है, ब्लैक सी भी जो है इसके किनारे हैं। ठीक है, और सी ऑफ अजो भी इसकी सीमा लगती है ना। और यूक्रेन में कौन सी नदी बहती है? डेनिफर नदी बहती है। डेनिफर नदी यूक्रेन में बहती है। राजधानी क्या है? क्यू है। क्वेश्चन में लौटते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? किसकी सीमा नहीं लगती है? तो मालडोवा की लगती है, रोमानिया से लगती है, हंगरी से लगती है, ऑस्ट्रिया से इसकी राजधानी नहीं लगती है। ऑस्ट्रिया से इसकी राजधानी नहीं लगती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? ठीक है, काराबुरान, सिराको, यामो, फॉन। तो जापान में बहने वाली कौन सी हवा है? यामो जो है गर्म हवा है। ठीक, काराबुरान कहाँ पे बहती है? यह मध्य एशिया में बहने वाली, मध्य एशिया में बहने वाली गर्म हवाएं हैं। क्या है? मध्य एशिया में बहने वाली गर्म हवाएं हैं। मध्य एशिया में बहने वाली गर्म हवा है। सिराको क्या है? ये सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा है। ठीक है, कौन क्या है? ये आल्प्स पर्वत, यानी यूरोप में बहती है, आल्प्स पर्वत पर बहती है ये, और ये एक गर्म हवा है। क्या है? ये गर्म हवा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोई कर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई कर विधि के प्राधिकरण, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 266, 264, 254 और 265। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि किस में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका उल्लेख 265 में किया गया है। ठीक है, 266 में किसकी बात की गई है? संचित निधि की बात 266 में की गई है। संचित निधि की बात 266 में की गई है। ठीक है, 265 में इसका उल्लेख किया गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है ना। तो पहली संघ सूची है, संघ सूची है, सूचियाँ 3 प्रकार की हैं। संघ सूची है ना, इसमें संघ से रिलेटेड विषय होते हैं। फिर राज्य सूची है ना, फिर राज्य सूची है, और फिर समवर्ती सूची है। राज्य सूची पे कौन विषय बनाता है? राज्य बनाता है। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। इस पे दोनों बनाते हैं, इस पे केवल राज्य बनाएगा, इस पे केवल केंद्र बनाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो इन पे अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, पहला ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पुलिस, तीसरा ऑप्शन है विधि तथा व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है कारागार। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता किसका विषय है? ये रासंग सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? जैव विविधता में कितने प्रकार से संरक्षण होता है? एक होता है स्वस्थानीय, स्वस्थानीय संरक्षण होता है, एक होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण। क्या होता है?
बहिर्स्थाने संरक्षण होता है, बहिर्स्थाने संरक्षण होता है। स्वस्थाने में क्या होता है, उसके उसके नेचुरल हैबिटेट में उस जो भी चीज़ मतलब जो भी हम जानवर को कंजर्व कर रहे हैं या पेड़ पौधे या कोई भी प्रजाति को कन्वर्ट करें उसके नेचुरल आवास में कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल आवास में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसको वहाँ से नेचुरल आवास से हटाकर कहीं पे और जो है विस्थापित करते हैं। तो नेचुरल आवास में जैसे मान लीजिए कोई टाइगर है तो नेशनल पार्क में टाइगर लगातार घूमा करता है, देखा होगा आपने, नेशनल पार्क हो गया है ना, यहाँ पे टाइगर जो है आराम से घूम रहे हैं अपने हैबिटेट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है ना। और क्या इसमें आएगा, और इसमें आएगा बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। ये इसका स्थानीय संरक्षण हो गया। बहिर्स्थानीय में क्या होता है, अगर कोई जीव जंतु है, कोई पेड़ पौधा है, कुछ भी है, उसका अगर हमें संरक्षण करना है तो हम उसको वहाँ उसके नेचुरल आवास से हटाकर कहीं पे अन्य जगह रखें। जैसे कि हम कहाँ पे रखें, जैसे किसी जू में ला के रख दिया है ना, या चिड़ियाघर में उसका संरक्षण कर रहे हैं है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल के तहत मानिए कोई हाथी है, ठीक, कोई हाथी है, उसको हमें संरक्षण करना है ना। तो हमें या उसको तबीयत खराब है, उसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ ला के उसको शिफ्ट कर दिया, तो वो कैसा संरक्षण में हो जाएगा, चिड़ियाघर में ला के रख दिया या कहीं पे और ला के रख दिया है ना, नेचुरल हैबिटेट से हटाकर, तो वो बहिर्स्थानीय के अंतर्गत आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान किस में आएगा, स्वस्थानीय में आएगा। जैव मंडल रिजर्व किस में आएगा, ये भी स्वस्थानीय में आएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्वस्थानीय में आएगा। वनस्पति उद्यान बहिर्स्थानीय में आएगा, किस में आएगा, बहिर्स्थानीय में वनस्पति उद्यान आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था, 1973 में चला था, ठीक है। टाइगर हाथी परियोजना कब चली थी, 1992 में चली थी, सही बात है। गैंडा परियोजना 1987 में चली थी, ये भी सही बात है। हिम तेंदुओं को संरक्षण के लिए क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं इसको, इसको स्थापना कब, इसका संरक्षण करने के लिए 2009 में चला था, ना कि 2010 में चला था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा। कुछ हम लोग जो है देख लेते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है ना। फिर पूछ लेता है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, मौसम दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम दिवस, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है ना, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक। फिर पूछ लेता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा है ना, ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दिवस, ये दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिकी संस्थान केंद्र कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है कि उड़ीसा में। तो कहाँ पे है ये, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है,
उड़ीसा में स्थित है। वेस्ट बंगाल में बात करें, वेस्ट बंगाल में बात करें तो वेस्ट बंगाल में क्या क्या है? वेस्ट बंगाल में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, जल्दापारा है, जल्दापारा टाइगर रिजर्व है ना, गोरुमारा टाइगर रिजर्व है। तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक, महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है? टसन में बॉय, क्या है? टसन में बॉय, क्या है? टसन में बॉय इसकी ट्रिक है ना। तो टसन में टा से क्या हो जाएगा? टडोबा, टडोबा, सह्याद्री, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा है ना, नागजीरा, फिर मेलघाट, मेलघाट, और फिर बोरघाट, बोरघाट। तो ये भी याद रखने का। कितने टाइगर रिजर्व इतने समय हैं? कितने टाइगर रिजर्व हैं इतने समय? 54 टाइगर रिजर्व टोटल हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने रामसर साइट हैं? रामसर साइट कितने हैं इतने समय? 75 रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है, 14 हैं। सबसे कम रामसर साइट मतलब दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश में 10 है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में और क्या क्या चीज़ें हैं? महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है? नाहवा शावा है। क्या नाम है? नाहवा शावा इसका दूसरा नाम है, नाहवा शावा इसका दूसरा नाम है। महाराष्ट्र में बात करें तो 3 जो है क्या है? ज्योतिर्लिंग है, 3 ज्योतिर्लिंग है। कौन सा? एक भीमा शंकर देव है, भीमा शंकर देव है ना, भीमा शंकर देव। एक कौन सा है? एक है घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर है, घृष्णेश्वर है। और दूसरा कौन सा है? घृष्णेश्वर है, भीमा शंकर देव है, और कौन सा है? एक हाँ, और एक कौन सा है? भीमा शंकर देव, एक त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर से ही आपकी गोदावरी नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। महाराष्ट्र में ही बात करें, महाराष्ट्र में अगर हम कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क हो गया, चंदौली है ना, गूगामल, गूगामल नेशनल पार्क है ना, पन्ना है, सॉरी पेंच है। पेंच को क्या बोलते हैं? पेंच को संजय गांधी बोलते हैं, है ना, संजय गांधी, है ना। और क्या है यहाँ पे? टडोवा भी एक नेशनल पार्क भी है, टडोवा एक नेशनल पार्क भी है। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। महाराष्ट्र में इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इतना हो गया हो तो कर्नाटक के बारे में आगे बढ़े, है ना। कर्नाटक और उड़ीसा के बारे में बताते हैं आपको फैक्ट। कर्नाटक के बारे में क्या क्या याद रख सकते हैं आप, है ना। कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है ना। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है ना। कर्नाटक में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था? 1973 में चला था प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है। इतनी समय टाइगरों की संख्या कितनी है? 3167 टाइगर है। कितने हैं? 3167 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं इतने समय? 54 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक। अगर कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की बात करें तो डांडेली आंसी, डांडेली आंसी है ना, डांडेली आंसी, इसी को काली भी बोलते हैं, काली बोलते हैं, ठीक है। और भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है ना। और नागरहोल है, नागरहोल है ना, नागरहोल है। और कौन सा है? बांदीपुर है, बांदीपुर है ना। और कौन सा टाइगर रिजर्व है? बीआरटी टाइगर रिजर्व है, बीआरटी बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व है। इतना जो है कर्नाटक में स्थित है ना। कर्नाटक के लिए इतनी चीज़ें आप लोग भी याद रखिएगा फिलहाल के लिए, है ना। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या क्या है? उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया है ना। और अगर हम बात करें उड़ीसा में बात करें, है ना, उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है ना। यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। कौन सी यात्रा? रथ यात्रा निकलती है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे भितरकनिका बीच है, भितरकनिका बीच है, भितरकनिका बीच है। अगर उड़ीसा में हम रामसर साइट की बात करें, टोटल रामसर साइट कितनी है इतनी समय?
टोटल रामसर साइट है 75। उड़ीसा में अगर बात करें, उड़ीसा में अनुसंपा है, अनुसंपा टाइगर रिजर्व है, अनुसंपा, अनुसंपा झील है ना, अनुसंपा झील है ना, हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड जलाशय है ना, और कौन से, तंपारा झील है, तंपारा झील है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा है ना। और कौन सा है, और चिल्का, चिल्का झील है, चिल्का सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है ना। चिल्का जो है नमकीन पानी झील, सबसे बड़ी नहीं है ना। चिल्का कौन सी खारे पानी की झील है ना। ये सब क्या है, टाइगर रिजर्व है ना, सॉरी ये सब क्या है, ये रामसर साइट है। क्या है, रामसर साइट है। इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे 1971 में बैठक हुई और वहीं पर तय हुआ कि हम आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या बनाएंगे, कन्वेंशन बनाएंगे है ना। तो 1971 में वहाँ पे तय हुआ, 1975 में लागू हुआ। रामसर नामक जगह में ये पहली बार हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रामसर साइट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अपने, है ना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता, जैव विविधता आदि समय किस सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया। जैव विविधता अर्ध समय किस सम्मेलन के अंतर्गत, चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या जैव विविधता आदि समय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन 1992, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जोहानसबर्ग सम्मेलन 2002, कोपनहेगन सम्मेलन 2009। तो किसके अंतर्गत ये किया गया था, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत ये सम्मेलन जो है अधिकृत किया गया था। जैव विविधता अवधि समय ये जो है पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये हुआ था। ठीक है, ब्राजील में ये सम्मेलन हुआ था। ब्राजील के किस में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो ये पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था। कौन सा था ये, पहला सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, इसी एक्ट के बाद जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हम लोगों ने पारित किया था, 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, 1972 में पारित किया गया। फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोग लेके आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करते हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1986 में आता है। कब आता है, 1986 में आता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा संबंध असत्य है। देखिए, मॉन्ट्रियल नामक जगह कहाँ पे है, कनाडा में है। कहाँ पे है ये जगह, कनाडा में ये जगह है। और ये किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो क्या पूछा है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। असत्य पूछा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे इसमें करते हैं। सत्य, सत्य में पूछा क्या है बच्चों, पहले हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, पहले ये पूछा क्या है, असत्य पूछा है। तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, यह गैर बाध्यकारी समझौता है। जी नहीं, ये कैसा है, ये एक बाध्यकारी समझौता है। कैसा है, ये एक बाध्यकारी समझौता है ना। भारत ने इसे 1992 पर हस्ताक्षर किया था। हाँ, ये बात सही है। तो क्या बताना है इसमें, असत्य बताना है। तो असत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आंसर। अगर सत्य पूछता तो कौन सा आंसर सही होता, 1 और 3 सही होता, सी पार्ट सही होता। कोई पूछा था, असत्य क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब ओजोन प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण से संबंधित और कौन से हैं, ओजोन संरक्षण से संबंधित और कौन से प्रोटोकॉल हैं। एक आपका वियना संरक्षण है, वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है ना। वियना कन्वेंशन किससे है आपका, ओजोन परत संरक्षण से है। और दूसरा कानकुन संरक्षण, ठीक है, कानकुन वाला भी आपका ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो चला जाए आगे। ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, हमारी पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे कितनी परतें हैं, 5 परतें पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5। ये आपकी क्षोभ मंडल है,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, आयन मंडल और ये बहिर्मंडल, है ना। तो ये 5 परतें पाई जाती हैं क्षोभ मंडल, है ना। तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है? ये वायुमंडल से आने वाली, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये ना हो, ये अगर लेयर ना हो, यहाँ पे ओजोन परत ना हो, तो क्या हो, डायरेक्ट हमारी जो है, जो सन है हमारा, है ना, डायरेक्ट इसकी किरणें पृथ्वी पर पड़े और हमको त्वचा के बहुत ही खतरनाक रोग होने की संभावना रहती है इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये जो क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण को रोक लेता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। किसमें है? SDG 6 में है, SDG 14 में है। चलिए हम सारे SDG को आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में आएंगे। क्या आएंगे? इसके बाद हम इस क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। हमारी ट्रिक है, पंडित हरिहर कहाँ गए? ये इंग्लैंड गए, ठीक है, इंग्लैंड गए, ठीक, इंग्लैंड गए। वहाँ थोड़ा ट्रिक है तो थोड़ा सा एक बार लिख लेने दीजिए, अभी सब समझा दे रहे हैं। वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ एंड इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया इन्होंने कहा आप 3 कपूर ले लीजिए, 3 कपूर, 2 लहसुन लेना है आपको। एक क्या करना है, जमीन के नीचे गाड़ना है, एक जमीन के ऊपर गाड़ना है, अभी बस सुन लीजिए। और 2 प्याज लेना है। अगर इस ट्रिक को आपने याद कर लिया तो आपके 17 SDG गोल याद हो जाएंगे। इस ट्रिक को बताने का उद्देश्य क्या है? पिछली बार PCS में इसी मात्र एक ट्रिक से 4 क्वेश्चन आए थे। PCS में कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन SDG से आए थे, ठीक है। SDG गोल कितने हमारे? 17 गोल हैं, 2030 तक हमको अचीव करने हैं, ठीक है। कौन देता है? यूनाइटेड नेशन देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सजाते हैं इसको एक एक करके अपनी ट्रिक को। पंडित से P हो जाएगा, है ना, हरिहर से HH, है ना, इंग्लैंड से E हो जाएगा, फिर गए से G हो जाएगा, है ना, फिर वाटर, फिर एनर्जी, है ना, इससे कुछ नहीं है ना, फिर ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, फिर इनोवेशन, है ना, ओ से भी कुछ नहीं है ना, इससे भी कुछ नहीं है, फिर इंडिया, है ना, ये देखना है हमको, फिर इससे भी कुछ नहीं है हमारा, ठीक। फिर हमको ये याद रखना है, ठीक। तो ये एक नंबर गोल हो गया, 2 नंबर गोल हो गया, 3 4 5 6। चलिए 6 नंबर तक गोल देखते हैं हम लोग के क्या क्या गोल है 6 नंबर तक, है ना। पंडित यानी P से क्या हो जाएगा? जीरो पावर्टी। क्या हो जाएगा? जीरो पावर्टी। क्या हो जाएगा? जीरो पावर्टी, है ना, जीरो पावर्टी। फिर जीरो हंगर, है ना, फिर हेल्थ, है ना, फिर हेल्थ की बात की गई है, हेल्थ की बात SDG 3 में की गई है। फिर एजुकेशन की बात की गई है ना, SDG 4 में एजुकेशन की बात की गई है। फिर किसकी बात की गई? जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है SDG 5 में। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है SDG 6 में, ठीक है। फिर 7 नंबर की बात करें तो किसकी बात की गई है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये क्या है? इंडस्ट्री ग्रोथ है ना, इंडस्ट्री ग्रोथ है। ये किस में है? 8 में है, SDG 8 में ये बात की गई है। SDG 9 में किसकी बात की गई है? इनोवेशन की बात की गई है, इनोवेशन की बात की गई है, SDG 9 में इनोवेशन की बात की गई है, ठीक।
फिर 10 में बात किसकी की गई है? 10 में बात की गई है कि इनइक्वालिटी को समाप्त करिए, यानी असमानता को समाप्त करना है, इनइक्वालिटी को समाप्त करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी को समाप्त करना है। तो जो पंडित जी ने मंत्र दिया था, क्या दिया था? 3 कपूर दिया था। कितना? 3 कपूर दिया था, 2 लहसुन दिया था, ठीक है, 2 लहसुन। एक लहसुन कहाँ देना था? एक लहसुन को जमीन के नीचे करना था। लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, है ना, लाइफ ऑन लैंड, ठीक। ये आपका 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया। इत्मीनान से समझ लीजिए, एक बार और समझा देंगे, इससे 4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, ये समझ लीजिए इसकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। एक प्यास से क्या आएगा? एक प्यास से उन्होंने कहा शांति आएगी बेटा, क्या आएगी? शांति आएगी। और एक प्यास से क्या आएगी? पार्टनरशिप, यानी साझेदारी आएगी, है ना। तो ये 16-17 हो गया, ठीक है। अब 3 देखते हैं। जब पंडित जी ने ये मंत्र दिया तो सबको भाई समृद्धि चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए, तो क्या हुआ? लोग कैसे भागे? लोग सिटी की ओर ये सब सामान लेने भागे। लोग कहाँ भागे? सिटी की ओर भागे। तो सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल सिटी, लोग कहाँ भागे? सिटी की ओर भागे ये सब सामान लेने, ठीक। फिर क्या हुआ? जब लोग भागे सिटी की ओर तो क्या हुआ? कंजप्शन बढ़ गया। तो क्या हो गया? कंजप्शन बढ़ गया। तो सस्टेनेबल कंजप्शन की बात की गई है, कंजप्शन की बात की गई है। फिर जब ये कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पुलिस को क्या करना पड़ा? एक्शन लेना पड़ा। फिर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो कितने आपके 17 गोल हो गए, ठीक है। एक बार आपको हम बता देते, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ एंड इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया, 3 कपूर, 2 लहसुन, 2 प्याज, ठीक। तो पंडित से क्या हो जाएगा? जीरो पावर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर जीरो हंगर, फिर हेल्थ की बात की गई, फिर एजुकेशन, फिर 5वें में जेंडर इक्वालिटी, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब एक बार हम आपको उसमें बता दे रहे हैं, जो इसका चार्ट आता है उसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, ये हमारे 17 गोल लिखे हुए हैं, ठीक। 17 गोल ये हमारे लिखे हुए हैं, ठीक। चलिए, 17 गोल यहाँ पे हमारे लिखे हुए हैं, ठीक। तो पंडित हरिहर, ठीक, पंडित से क्या हो जाएगा? जीरो पावर्टी पहला। फिर हर ही से क्या हो जाएगा? जीरो हंगर, जीरो हंगर। फिर हर से क्या हो जाएगा? हर से क्या हो जाएगा? हेल्थ की बात की गई है, ठीक। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या हो जाएगा? एजुकेशन। गए से क्या हो जाएगा? जी, जी यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है ना, जी, ठीक। फिर वहाँ वहाँ से क्या हो जाएगा? डब्लू, तो यानी कि क्लीन वाटर की बात की गई है ना। फिर वहाँ इंग्लैंड, वहाँ क्या हुआ? इंग्लैंड की, है ना, वहाँ इंग्लैंड की, इंग्लैंड से क्या हो जाएगा? क्लीन एनर्जी, 7वां हो जाएगा, ठीक। ग्रोथ क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, 8वें में इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड की ग्रोथ। और इनोवेशन क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन हो गया, है ना। 9वां क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री इनोवेशन। इनोवेशन को देखकर इंडिया को क्या दिया था? एक मंत्र दिया था। इंडिया को एक मंत्र दिया, इंडिया ने रिड्यूस इनइक्वालिटी को, असमानताओं को समाप्त करना है। क्या मंत्र दिया था? कि 3 कपूर लेना है, 3 कपूर, है ना, 2 लहसुन एक जमीन के नीचे, यानी लाइफ बिलो वाटर, एक जमीन के ऊपर, लाइफ ऑन लैंड। और 2 प्याज लेना था। एक प्याज से क्या आएगी बेटा? शांति आएगी। और एक प्याज से क्या आएगा? एक प्याज से आएगी पार्टनरशिप आएगी। क्या आएगी? पार्टनरशिप आएगी। अब 3 कपूर का मतलब क्या था? कि जब ये मंत्र इन्होंने दिया तो लोग क्या हुआ? लोग भागते हैं, किसकी ओर भागते हैं? सिटी की ओर भागते हैं। तो सस्टेनेबल सिटी की बात की गई है, ठीक है, ये सब खरीदने के लिए, ठीक। फिर वहाँ पे क्या होता है? कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंजप्शन बढ़ जाता है तो पुलिस एक्शन में आती है, तो क्या हो जाता है? क्लाइमेट एक्शन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो देखिएगा, 4 नंबर पिछली बार इसमें पीछे से 4 क्वेश्चन आए थे, है ना। एक एक क्वेश्चन पीछे से बहुत बड़ा फासला हो जाता है एक एक क्वेश्चन में, तो 4 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो इस ट्रिक को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। तो इसको जरूर देखिएगा पीसीएस में, क्या पता आरो यारों में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाए, है ना। आ जाएंगे तो फिर आप सर को याद करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए क्या था, जलवायु परिवर्तन के एसडीजी तैयार था, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। कह रहा है विनिपेग, विनिपेग नगर जो है गेहूं की मंडी हेतु विश्वविख्यात है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, हाँ। विनिपेग कहाँ है, ये कनाडा में जगह है। कौन सी जगह है, कनाडा में। कनाडा में मॉन्ट्रियल भी है, ठीक है। विनिपेग कहाँ, यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है, नहीं यूरेशिया में नहीं स्थित है, कनाडा में। यहाँ पे पढ़ लेना बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे भी जरूरी पूछना, सत्य पूछा है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। कनाडा में क्या है, मॉन्ट्रियल नामक कन्वेंशन हुआ था, किससे, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ना। और ये 16 सितंबर को हमारा इसी दिन जब साइन हुआ था, इसी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलिवान खान कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है या चीन में है। तो सुलिवान खान कहाँ पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी खान सुलिवान खान कहाँ पर स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कनाडा में ये स्थित है, कनाडा में ये स्थित है, ठीक है। कनाडा में सुलिवान खान भी है, विनिपेग भी है, विनिपेग भी है ना, कनाडा में विनिपेग नामक शहर भी है। विनिपेग काहे लिए है, गेहूं के लिए है, गेहूं बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और मॉन्ट्रियल नामक प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन हुआ था। कनाडा में ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डिजर्ट पाए जाते हैं, एक गिब्सन है, गिब्सन डिजर्ट है, गिब्सन, कौन सा है, गिब्सन डिजर्ट है, गिब्सन, सैंडी, है ना, सैंडी, विक्टोरिया, है ना, ये सारे डिजर्ट पाए जाते हैं। गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया डिजर्ट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही आपका, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको क्या, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में मरले डार्लिंग, कौन सी, मरले डार्लिंग रिवर भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मरले डार्लिंग रिवर कहाँ बहती है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए की वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी मुख्यालय है, आईएमएफ का मुख्यालय है, एंड वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रॉकी, रॉकी पर्वतमाला भी यहीं पर स्थित पाई जाती है। सबसे बड़ी चोटी, सॉरी ऊंची नहीं है, सबसे बड़ी रॉकी पर्वतमाला भी यहीं पे पाई जाती है, रॉकी पर्वतमाला भी यहीं, बस केवल ये याद रखिए रॉकी पर्वतमाला यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। चीन की बात करें तो चीन में कौन सा, चीन में पीली रिवर पाई जाती है, पीली रिवर, है ना, चीन में पीली रिवर पाई जाती है ना। तो ये भी याद रखिएगा। चीन के वुहान से ही चाइना वायरस फैला, वो कौन सा वायरस फैला था, चाइनीज वायरस जो कोरोना फैला था, वुहान से ही फैला था, है ना। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा चीन के बारे में, है ना। चीन अपना जो है किसका मेंबर है, चीन जो है, चीन जो है किसका मेंबर, एससीओ का भी मेंबर है, चीन एससीओ का मेंबर है। एससीओ में भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों मेंबर हैं, है ना। ये चीज़ याद रखना, है ना। एससीओ संघाई सहयोग ऑपरेशन, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक। तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जी हाँ ये बात सही। हमको असत्य कथन बताना है कि गलत क्या है, ठीक।
राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। देखिए ये राष्ट्रपति के पहले ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, पहले ही ये राष्ट्रपति इस पर अपनी जब वो क्या बोलते हैं अपना साइन कर देता है तब ये आगे बढ़ता है। तो इससे पुनर्विचार का राष्ट्रपति का कोई मतदान नहीं बनता है। इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, हाँ बात सही है। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, बिल्कुल बात सही है कि राज्यसभा जो है 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या बताना, सही सुमेलित नहीं बताना है इसमें। ठीक। भाग 9 का में क्या है, भाग 9 का में क्या है, भाग 9 का में क्या है, भाग 9 का में पंचायतें हैं। जी नहीं, पंचायतें नहीं है यहाँ पर। क्या है 9 का में, क्या है 9 का में नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिका की बात की गई है, नगर पंचायतों की बात की गई है। भाग 9 में क्या है, पंचायतों की बात की गई है, भाग 9 में पंचायतों की। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन की बात की गई, हाँ बात सही है। आर्टिकल 324 हमारा निर्वाचन आयोग से संबंध है। ये 3 सदस्यीय आयोग है। क्या है, 3 सदस्यीय आयोग है। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, हाँ बात सही है, भाग 17 में राजभाषा है। तो क्या बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों से रिलेटेड कुछ समितियां पूछा जाता है कि पंचायतों से रिलेटेड समितियां हैं। पंचायतें भाग 9 में है, कौन से आर्टिकल में है, भाग 9 में है पंचायतें, है ना, भाग 9 में है पंचायत। किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 243 ए से ओ तक हमारा पंचायतों। थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको पंचायतों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगर पंचायतों की बात की जाए, पंचायतों की बात की जाए तो ये हमारे आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 243 ए से ओ तक में ये इसकी बात की गई है। ठीक है। और ये किस में है, भाग 9 में इसकी बात की गई है, भाग 9 में इसकी बात की गई है। ठीक, इतना याद रखिएगा। सबसे पहले पंचायतों का जो है, अगर ऐतिहासिक काल में चले तो चोल काल को, चोल काल में है ना पंचायती व्यवस्था का था जो है, तो इसको जनक बोला जाता है चोल काल को, है ना। और अगर मॉडर्न इंडिया में आए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं, है ना, स्वशासन का जनक बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक, ओके। अगर और बात करें इसकी तो इसमें कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 243D में क्या पूछा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आरक्षण की बात करता है, सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है ना, है ना। आर्टिकल 243I में क्या है, आर्टिकल 243I में क्या है, तो ये वित्त आयोग की बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान में आर्टिकल 40 में पंचायतों की गठन की बात की गई है, डीपीएसपी में, है ना। ये भी आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे कुछ प्रमुख समितियां बनी थी, है ना, जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है समितियों से। समितियां कौन सी बनी थी, उसकी याद करने की ट्रिक क्या है, बैग से याद रखना है, बैग से याद रखना है ट्रिक के लिए, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, ये आई थी 1957 में, है ना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1959 में रिपोर्ट दी थी। ठीक, 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर नामक जिला, राजस्थान का नागौर नामक जिला पहला जो है जिला बन जाता है जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, आगे चले। फिर अशोक मेहता समिति आती है, अशोक मेहता समिति आती है। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायतों की बात करी, कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करी, है ना, कि ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी, इसकी बात करी। इन्होंने 2 स्तरीय की बात करी, 2 स्तरीय पंचायतों की इन्होंने बात करी। ठीक है, ये लेकिन स्मिथ की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। ये कब आई थी, ये आई थी 1977 में आई थी। ठीक है, फिर GV राव समिति आती है, GV राव समिति आती है, राव समिति आती है। ठीक है ना,
ये 1984 के आसपास आती है, 1984 के आसपास आती है। फिर एमएल सिंघवी समिति आती है, एमएल सिंघवी समिति आती है ना, ये कब आती है? 1985 के आसपास आती है, ठीक। एमएल सिंघवी समिति, कई बार इनको टर्म लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि इनको संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो संवैधानिक मान्यता इनको मिली 73वां संविधान संशोधन आया, 73वां संविधान संशोधन, है ना, ये आया कब? 1992 में आया। और लागू कब हुआ? ये 1993 को लागू हुआ, है ना। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य पूछ लेता है कौन सा था, तो एमपी था। कौन था? एमपी था, ठीक है। कौन सा राज्य था? एमपी था। 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? एमपी था, ठीक है। 1992 में आया और 1993 में आया। तो ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 9 का की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 9 का की। तो आर्टिकल 9 का में क्या है? आर्टिकल 9 का में क्या है? 9 का में है नगर पंचायतों की बात की गई है, नगर पंचायत की बात की गई है, नगर पंचायत की बात की गई है ना, नगर पंचायत की बात की गई है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नगर पंचायत की बात की गई है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय इसमें दिए गए हैं टोटल। इसमें टोटल कितने विषय हैं? पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय पर ये अपने व्यवस्था बना सकते। फिर नौखा की बात करें, है ना, भाग नौखा, सॉरी, भाग नौका, है ना, और भाग नौखा की बात करें तो सहकारी समितियों की बात की गई। क्या बात की गई है? सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नौखा में किसकी बात की गई? सहकारी समितियों की बात की गई है। पूछ लेता है सहकारी समिति बनने के लिए कितने कितने जो है अध्यक्ष चाहिए? 21 मेंबर इसमें बोर्ड में होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 21 मेंबर बोर्ड में होने चाहिए। मैक्सिमम 21 मेंबर बोर्ड में होने चाहिए, है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका ओवरऑल रहा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं इसका। बाकी हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सूची दिया गया है, मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है? मिलान करना है, बताना है आपको, ठीक है, कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, है ना, 55। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से अलग हुआ था, ठीक है, 2000 में। कब अलग हुआ था? सन 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। यूपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में 48 है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? यूपी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और अगर हम सीटों की बात करें यूपी में ही, यूपी की बात करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। अगर बात करें विधानसभा की तो 403 सीटें हैं। विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें विधान परिषद में हैं। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। यूपी का स्टेट बर्ड क्या है? यूपी का स्टेट बर्ड क्या है ना? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आप यूपी के बारे में याद रखिएगा। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है ना। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। पूछ लेता है क्वेश्चन की
आनंद, जो हमारे वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका इनका जो मेन नाम है वो क्या है? तो अजय कुमार बिष्ट इनका नाम है। फिर पूछता है क्वेश्चन इनके बारे में कि ये किस संप्रदाय को मानते हैं? तो ये नाथ संप्रदाय को मानते हैं। किसको मानते हैं? नाथ संप्रदाय को मानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन सही बताना है? किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है किसी एक या दोनों सत्रों का शस्त्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। तो किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा, या अगर राज्यसभा में है तो उसके क्या है, राज्यसभा में सभापति बोला जाता है ना, तो उसके द्वारा किया जाएगा। एक या दोनों सत्रों को सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना है एकदम, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल के बारे में, है ना। इसके बारे में आप लोग देख लिए। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अगर हम लोग देखें, ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है? पकानी कोका यू दसम, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। 2 4 5 10 बार बोलेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना। ये एक नंबर की ट्रिक है, क्योंकि कई बार राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 52 53 54, है ना, 55 56 57 58 59 60 61, ठीक। तो ये किसकी बात करता है कि हाँ राष्ट्रपति का पद होगा, ये राष्ट्रपति के पद की बात करता है। पद कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है ना। ब्रिटेन से इसका पद लिया है, ठीक। फिर इसकी क्या बोला है? ये कार्यपालिका शक्तियाँ बोला है, कार्यपालिका शक्तियाँ, है ना। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में इसकी बात करता है। क्या ये वास्तविक शक्तियाँ इसके पास होती हैं? जी नहीं, वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, नाम मात्र का प्रमुख होता है। फिर इसके निर्वाचन की बात की गई है ना, इसके निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा? तो इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी में जो है, दिल्ली एंड पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, तो इसके निर्वाचक मंडल में। फिर कोटा इसका बताया गया है ना, कोटा की बात की गई। फिर इसके कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल कितना होगा? जनरली 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, कितने भी समय तक ये निर्वाचित हो सकता है। फिर इसके दोबारा निर्वाचन की बात की गई है ना, दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। फिर इसकी योग्यताओं की बात की गई, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। 35 साल की एज होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें बात की गई। फिर दशाओं की बात की गई है, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, है ना। दशाओं में क्या क्या है कि आपको 15,000 रुपये जमानत राशि होती है इसमें, है ना, ये सब जमा करना पड़ता है। कितने? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं, है ना, जो राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होता है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर इसके शपथ की बात की गई है ना, शपथ की बात आर्टिकल 60 में की गई है, शपथ। फिर इसके महाभियोग की बात की गई है, महाभियोग, महाभियोग की बात इसकी की गई है आर्टिकल 61 में। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित और आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन। इसकी क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल में है? इसकी क्षमादान शक्तियाँ किसमें? क्षमादान की शक्तियाँ किसमें है? आर्टिकल 72 में इसकी क्षमादान की शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जो है क्षमादान करता है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसे डिफरेंट हो जाती हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रपति फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है, और अगर सैन्य न्यायालय की सज़ा भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, राज्यपाल इन दोनों की सज़ा नहीं माफ़ कर सकता है। फिर इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब लोकसभा या राज्यसभा, है ना, ये इसका सत्र ना चल रहा हो, है ना, तो कोई बिल लाना हो तो अध्यादेश के तहत लाया जाता है, तो आर्टिकल 123 में की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर इसका जो है राष्ट्रपति का जो है, अगर इसको सलाह मांगनी हो, राष्ट्रपति को पी से डिनोट करेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगनी हो तो किससे मांगता है? आर्टिकल 143 से ये सलाह मांगता है, 143 से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह देने के लिए बाध्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह देने के लिए बाध्य? जी नहीं, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल मामले हैं जहां इसको सलाह
देनी पड़ती, बहुत स्पेशल मामलों में देनी पड़ती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए इन्होंने सलाह दे दी, तो क्या ये मानने के लिए बाध्य हैं कि ये सलाह माने? जी नहीं, ये तो किसी भी कंडीशन में बाध्य नहीं है सलाह मांगने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 124 में, 124 में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ठीक। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है ना। फिर आर्टिकल जो है 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है, जिला न्यायालय की बात की गई है, जिला न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति का जो है अलग से जो है आर्टिकल किसमें बात की गई है? आर्टिकल 60 में इसकी शपथ की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की गई है। महालेखा की बात करें तो आर्टिकल 148 से 151 तक इनकी बात की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, है ना। इनको हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग पद द्वारा हटाया जा सकता है। जब संविधान बन रहा था तो इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसने कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने ये चीज़ कही थी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था 2019 के पेपर में, उठाइएगा देखिएगा कि आर्टिकल 149 पूछा था, है ना। पूछा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य किस में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 149 में इसके कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक। अगर बात करें उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय की बात किस में की गई है? आर्टिकल 124 में इसकी बात की गई है। एक होता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय मतलब इसके जो पुराने केसेस होते हैं वही जो है नए केसेस के लिए अभिलेख का काम करते हैं, यानी रिकॉर्ड का काम करते हैं। तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 129 में इसकी बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 129 में इसकी बात की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, ये बात आप लोग कितने साल में रिटायर होते हैं? ये 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकारों की बात की गई है, जी हाँ बात सही है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई, बिल्कुल सही बात है, ठीक। आर्टिकल 114 में बजट की बात की गई, जी बिल्कुल गलत बात है। बजट की कहीं पर बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। आर्टिकल 112 में है ये, ठीक, आर्टिकल 112 में है, ठीक है। अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है, जी हाँ बात सही है। अगर हम बात करें राज्यसभा की कुछ शक्तियां होती हैं जो लोकसभा में नहीं होती हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो, है ना, राज्य सूची के विषय में अगर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना हो, है ना, आर्टिकल 249, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कराना हो, है ना, तो इन सब में जो है राज्यसभा की अन्य शक्तियां होती हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 114 में क्या है? 114 एक तो आर्टिकल 114 में क्या है? इसमें विनियोग विधेयक की बात की गई। किसकी बात करी गई है? विनियोग विधेयक की बात की गई, ठीक है। विनियोग मनी बिल की बात किस में की गई है? मनी बिल की बात की गई है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की बात की गई, किसकी बात की गई है? धन विधेयक की बात आर्टिकल 110 में की गई है। आर्टिकल 117 में किसकी बात की गई है? इसमें वित्त विधेयक की बात की गई है, वित्त विधेयक की बात की गई है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसमें कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसमें कहा गया है? 129 में कहा गया है। अगर हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसमें कहा गया है तो 200 किसमें कहा गया है? 200
215 में इसको बोला गया है। किसमें बोला गया है? 215 में इसको अभिलेख न्यायालय बोला गया है। किसमें बोला गया है? 215 में इसको अभिलेख न्यायालय बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है। इसी के तहत हमारे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? ठीक है, डीपीएसपी किसमें भाग में बात की गई है? डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग 4 में है। कहाँ पे है? भाग 4 में है। और ये कौन से आर्टिकल से है? 36 से 51 तक में जो है ये इनका जिक्र किया गया है। तो कह रहा समान आचार संहिता आर्टिकल 44, है ना। कौन से तथ्य जोड़े गए? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ठीक है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका। तो कौन से चीजें जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 2 3 4 जो है जोड़े गए, 2 3 4 जो है जोड़े गए हैं, 2 3 4 जोड़े गए हैं। थोड़ा डीपीएसपी आपको रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी देखते हैं हम लोग। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। तो हम क्या लिखेंगे? डीपीएसपी लिखेंगे। ठीक है, इसको किस में लिखा गया है? ये भाग 4 में है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसकी बात की गई है। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ प्रमुख आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन है ना, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। फिर आर्टिकल बात करें 44, तो एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। एक समान सिविल संहिता की बात की गई है ना। फिर आर्टिकल 45 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 45 में बात की गई है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एवं पोषण की बात की गई है। ठीक है, शिक्षा एवं पोषण की बात की गई। जो आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं, है ना, तो ये 0 से 6 बच्चों के लिए ही तो होती हैं, है ना। फिर आर्टिकल अगर बात करें 46 की बात करें, तो ये SC ST, है ना, SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों के लिए हितों का संरक्षण की बात की गई है ना। इनके हितों का संरक्षण हो, है ना, इसकी बात की गई है ना। फिर आर्टिकल 47 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 47 में बात की गई है शराबबंदी की बात की गई है, और पोषाहार स्तर के उठाने की बात की गई है। पोषाहार स्तर बढ़े भाई, और इसी में शराबबंदी की भी बातें की गई है ना। शराबबंदी की बात इसी में की गई है। आर्टिकल 48 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा राज्य, है ना। फिर कुछ इम्पोर्टेंट और आर्टिकल हैं। आर्टिकल 49 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 49 में बात राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय स्मारक हैं, इनकी सुरक्षा की बात की गई है ना। ये सब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। फिर आर्टिकल 50 देखते हैं। आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई है? इसमें कहा गया है न्यायपालिका को, जो हमारी कार्यपालिका है, उससे अलग होना चाहिए, है ना। पृथक्करण की बात की गई है ना। फिर आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल डीपीएसपी के देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 39A में क्या करता है? आर्टिकल 39A क्या करता है? निःशुल्क एवं कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब उनको वकील वगैरह जो है अपना निःशुल्क मिलना चाहिए। विधि सहायता, कानून की सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। ठीक। आर्टिकल 43A में क्या कहता है? इसमें कहता है कि कामगारों की भूमिका, अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो कामगारों की भूमिका होनी चाहिए। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी है, तो इसमें कामगारों की भूमिका होनी चाहिए। आर्टिकल 43B में क्या कहा गया है? आर्टिकल 43B में क्या कहा गया है? सहकारी समितियों की बात इसमें की गई है। सहकारी समिति की बात इसमें की गई है आर्टिकल 43B में। ठीक है, तो इतना आप चीज़ लिखना चाहे, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना।
ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, या ए और बी दोनों, या ए और बी। संसद के साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जाता है। आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में की गई? भाग 18 में आपातकाल की बात की गई। भाग 18 में आपातकाल की बात की गई। कितने प्रकार के आपातकाल होता है? एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, ये आर्टिकल 352 में है ना। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन। मान लीजिए किसी राज्य में है ना कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तब लगाया जाता है। जनरली इसका बहुत मिसयूज होता है, 356। फिर तीसरा है कौन सा? वित्तीय आपातकाल। आज तक कभी नहीं लगाया गया है ना, वित्तीय आपातकाल। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 360 में इसका बात किया गया। आर्टिकल 360 में इसकी बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतलनकालीन शासकों तथा उनके वंश के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला है खिज्र खां सैयद वंश। ठीक है, खिज्र खां सैयद वंश है ना। दूसरा ऑप्शन है सिकंदर अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश का था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का था। कैकूरवाद कैमर्स खिलजी वंश का था। ये खिलजी वंश का शासक नहीं था, ये किसका था? गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। ठीक, गुलाम वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी है ना, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, अगर सैयद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना खिज्र खां ने करी थी, खिज्र खां ने करी थी है ना। मोहम्मद बिन तुगलक एक इंपॉर्टेंट शासक था तुगलक वंश का। इसको क्या बोलते हैं? वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया बोल देते हैं, मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफ़ आदमी इसको बोला जाता है। ठीक, और इसके बारे में याद रखिएगा, इसने 4 चीज़ें, इसके जो अभियान थे, इसने जब दोआब में जब कर वृद्धि करी, जब अकाल पड़ा था तब इसने दोआब में कर वृद्धि करी। फिर इसने जो है टोकन मुद्रा लेके आया जो है, वो भी इसकी फेल हो गई। फिर इसने राजधानी परिवर्तन करा, वो भी इसका फेल हो गया। फिर ये जो है कराचिल का जो है अभियान करता है कि यहाँ पर हमको जीतना है, और वो अभियान करता नहीं है, और सैनिकों को किस में पेमेंट देता है? एडवांस में पेमेंट देता है, लेकिन ये अभियान कभी करता नहीं है। तो इसके 4 अभियान थे। ठीक है, इसने जो है अमीर कोही नामक बनाया था। अमीर कोही क्या था? ये जो है कृषि का विभाग बनाया था, और दीवाने अमीर कोही इसने कृषि का विभाग बनाया था। इसी के टाइम हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, संगम वंश की स्थापना करी थी है ना। संगम वंश में कितने वंश हुए थे? 4 वंश हुए थे। संगम वंश, सुलू वंश है ना, तालु वंश, आरावीडू वंश। ये चारों वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना, इनसे क्रम लगवाता है, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे गुण संबंध की उपाधि दी? ठीक है, शाहजहां की बात करें तो जैसे दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? हमारे शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाता है दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी याद रखना है ना। और गुण संबंध की उपाधि किसे दी थी शाहजहां ने? तानसेन को, अब्दुल हसन को है ना, या लाल खां को, या लाल मुकुंद को। तो इसने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी, लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तानसेन जो है दरबारी कवि हुआ करते थे है ना। इनका ये जो है जो भोर के समय एक राग गाया जाता था, उसको बोला था तोड़ी, उसको भी ये जनक है ना। जब ये इसको गाते थे जो है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये भी इनके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, नगर संस्कृति, फिर सोने के सिक्के, फिर चांदी के सिक्के, फिर लोहे का हल। तो पहले क्या आता है? पहले से नगर संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक, फिर लोहे का हल यानी वैदिक सभ्यता आती है। फिर ये 6 सेंचुरी बीसी में, 6 सेंचुरी बीसी में चांदी के सिक्के आते हैं। फिर ये कौन लाता है? यूनानी है ना, यूनानी जो है सोने के सिक्के लाते हैं। इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, कहीं दिख रहा है? 1 4 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के
दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों का विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक। दार्शनिक सिद्धांत किसने मिलते हैं? अभिधम पिटक मिलते हैं। विनय पिटक में क्या मिलते हैं? बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए नियम मिलते हैं, है ना, प्रवेश संबंधी नियम मिलते हैं, है ना, प्रवेश संबंधी नियम मिलते हैं। ठीक, सुत्त पिटक को क्या बोलते हैं? सुत्त पिटक जो है विकिपीडिया है। क्या है ये? विकिपीडिया है बौद्ध धर्म का, पूरी जानकारी इसमें मिलती है ना, इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है इसको। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना। ज्ञान कहाँ इनको प्राप्त हुआ? बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, है ना, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। कौन से गढ़ के थे ये? शाक्य गढ़ के थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था, है ना, माता का नाम क्या था? महामाया था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल, है ना। कितने वर्ष में इन्होंने ग्रह त्यागा? 35 वर्ष को में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। सॉरी, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। इसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक, ग्रह त्यागते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? पहला उपदेश कहाँ देते हैं, है ना, पहला उपदेश ये कहाँ देते हैं? पहला उपदेश बेटा ये कहाँ देते हैं? प्रथम उपदेश ये देते हैं सारनाथ में देते हैं। सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर इनके अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण इसको बोला जाता है। कहाँ पे मिला? कहाँ पे हुआ इनका महापरिनिर्वाण? पावापुरी में हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी नामक जगह में, है ना। पावापुरी कहाँ है? कुशीनगर में है ना। कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, क्योंकि ये कुछ मतलब जो है एक चुंद नामक होता है जो है चुंद, वो जो है इनको क्या देता है? जहरीली मशरूम या कहीं कहीं सूअर का मांस भी मिलता है कि दे देता है खाने को, तो उससे इनकी डेथ हो जाती है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, है ना। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखो, सम्यक ज्ञान अच्छा ज्ञान रखो, है ना, सम्यक वाक्य अच्छा बोलो, है ना। इन्होंने ये चीज़ें के बारे में ज्ञान दी। इन्होंने दुनिया को क्या उपदेश दिया? इन्होंने दुनिया को शांति में मतलब रहने का उपदेश दिया, है ना। तो अगर इनके उपदेश अभी लग जाए तो काफ़ी दुनिया सुधर जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, इसको इरेज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई? ठीक है, क्या नाम है? तिरुवल्लुर, टिक्कण, कम्बन, नन्नन। तो जो कम्बन नामक ये हो, इन्होंने तमिल में जो है रामायणम नाम की रचना करी। तमिल में रामायण की, तमिल भाषा में इन्होंने रामायण नाम से रचना करी थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, रामायण की जो किसने करी थी? रामायण की रचना किसने करी थी? किसने करी थी? वाल्मीकि जी ने करी थी। कहाँ पे करी थी इन्होंने रामायण की रचना? बिठूर आश्रम है, बिठूर आश्रम में इनका इनका आश्रम हुआ करता था बिठूर में। वहीं पर इन्होंने, बिठूर कहाँ है बेटा? कानपुर में, गंगा नदी के किनारे यहीं पे स्थित है। जब सीता माता ने लवकुश को भी वहाँ पर उनको लालन पालन उन्होंने, बिठूर में ही लवकुश का होता है, लालन पालन वहीं पर होता है ना। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो बहुत पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने करी थी। कुमारगुप्त ने यहाँ पे स्थापना करी थी। देश विदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, जैसे हुएन यहाँ पे पढ़ने आता है। हुएन, क्या नाम था इसका? हुएन। इसने जो है अपनी किताब लिखा है CU की। क्या लिखा है? CU की इन्होंने किताब लिखा है। फिर एक फाहियान भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने, चाइनीज थे ये फाहियान। ठीक है, इनकी जो किताब का नाम क्या है? फोकू की, है ना, फोकू की। तो ये लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, है ना। CU की में इन्होंने 138 देशों का बारे में इन्होंने जानकारी दी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था ये, है ना। फाहियान की, फोकू की, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो कह रहा है कि बख्तियार खिलजी द्वारा किस साल्तनत शासक का सेनापति था ये? बलबन का था, कि इल्तुतमिश का था, कि अलाउद्दीन खिलजी का था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का था? तो ये ऐबक का जो है क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये क्या था? सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन गुलाम वंश से दो तरह से पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। अगर वास्तविक संस्थापक बोल ले, वास्तविक बेटा कौन था, इल्तुतमिश था। ये वास्तविक संस्थापक था, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, ये लाहौर में ही रह गए। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग इनके बारे में जाने, इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में जाने, तो इसको गुलाम का गुलाम बोला जाता है, क्योंकि ये किसका गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गोरी का गुलाम था। तो ये भी चीज़ें याद रखें, इसलिए को गुलाम डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है ये जो है क्या बनवाते हैं, ये इनके गुरु होते हैं, क्या नाम होते हैं इनके, गुरु होते हैं, है ना। इनके अपने गुरु की याद में इन्होंने क्या बनवाया था, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, है ना। कुतुब मीनार को इन्होंने बनवाना प्रारंभ किया था, कुतुब मीनार को बनाना इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो इसको पूरा किसने करवाया, है ना, इल्तुतमिश ने इस निर्माण को पूरा करवाया। बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है, इसमें एक मंजिल और ऐड करा देता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मरम्मत भी कराता है ना। इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, इसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था, तुर्कान चहलगामी का गठन किया। तुर्कान चहलगामी क्या थे, चहलगामी क्या थे, इसके जो है ये सरदार हुआ करते थे, जो इसके भरोसेमंद सरदार हुआ करते थे। इसमें 40 लोग कोई ज़रूरी नहीं थे, बस नाम था तुर्कान चहलगामी। ये बहुत पावरफुल संगठन था और ये इसके जो है वफादार थे, इल्तुतमिश के वफादार थे, बहुत ही पावरफुल संगठन था, है ना, तुर्कान चहलगामी, है ना। और इल्तुतमिश की ही बात करें, है ना, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया। इसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। वो पहली मुस्लिम शासिका जो मध्यकाल में राजा बनती है। तो कौन शासिका बनती है, तो रजिया सुल्तान बनती है। उसके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, तो उसको बाहर कर दिया जाता है, बहुत सारे षड्यंत्रों के खिलाफ उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, बलबन की बात करें, बलबन ने अपने विरोधियों के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। और ये कहाँ से निकल के आता है, ये तुर्कान चहलगामी से निकल के आता है। तो इसको पता रहता है कि ये संगठन इतना पावरफुल है कि ये हमें भी कभी निकाल के बाहर फेंक सकता है ना। तो इसने क्या किया, इसको इसने ख़त्म कर दिया, तुर्कान चहलगामी को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसने नवरोज उत्सव मनवाना स्टार्ट किया, नवरोज उत्सव मनवाना स्टार्ट किया। इसने सजदा एवं पैबोस व्यवस्था को इसने स्टार्ट किया, सजदा एवं पैबोस व्यवस्था को इसने स्टार्ट किया। इसने दिल्ली में अमीरों को इसने दमन किया, है ना, जो अमीर होते थे जो इसके खिलाफ उड़ते थे तो इसको दमन किया। इसने जो छोटे मोटे त्यौहार थे इनमें जो उल जुलूल खर्च होते उसको बंद करवाया, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक शासक था। ठीक है, इसने जो है इसके बारे में अभी इतना याद रखिएगा। ठीक है, बलबन को उलूक खां बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उलूक खां भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उलूक खां भी बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था। कादरी सिलसिले का कौन अनुयायी था, औरंगजेब, दारा शिकोह, अकबर या शाहजहां। तो कादरी सिलसिले का जो है कौन अनुयायी था, कादरी सिलसिले का कौन अनुयायी था, दारा शिकोह जो है कादरी सिलसिले का अनुयायी था। देखिए कई सारे सिलसिले चलते थे सूफियों के, जैसे कादरी सिलसिला हो गया, सरहिंदी सिलसिला हो गया, तो कई सारे सिलसिले चलते थे। तो ये कादरी सिलसिले का दारा शिकोह जो है था, इसने क्या किया, इसने जो है पुराणों का जो है इसने जो है अनुवाद किया। इसने महाभारत का अनुवाद किया, है ना। और इसको मतलब ये बहुत ही मतलब ये जो शासक था सहिष्णु शासक था और बहुत ही मतलब बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज़्यादा था। ठीक, अगर औरंगजेब की बात करें तो ये भी औरंगजेब जो है इनको ख़त्म कर देते हैं, दारा शिकोह को, है ना, दारा शिकोह को ये ख़त्म कर देते हैं। इनके भाई ही होते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में। औरंगजेब जो है ये कट्टर मुस्लिम शासक था, है ना, और ये कट्टर मुस्लिम शासक था और इसने संगीत को हराम माना। खुद वीणा बजाने में बहुत विपुल था, लेकिन इसके शासन में संगीत कोई नहीं बजा सकता था, संगीत को हराम मानता था। और ये ऐसा मुगल शासक था जिसने केवल एक शादी करी थी, तो इसने केवल एक शादी करी थी, बाकी सबने बहुत भर भर के शादियाँ करी थी, इसने केवल एक ही शादी करी थी। और इसने जो है अपनी बीबी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा इसने बनवाया। ठीक, बीबी का मकबरा बनवाया, है ना। तो बीबी का मकबरा को क्या बोला जाता है, ताजमहल की भद्दी नकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताजमहल को भद्दी नकल बोला जाता है। ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल बनवाया था जहांगीर ने। किसने बनवाया था, जहांगीर ने। शाहजहां की बात करें तो इसने लाल किला का निर्माण करवाया, है ना, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ठीक, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। शाहजहां के काल को क्या बोलते हैं, वास्तुकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को, जहांगीर के काल को
चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं, चित्रकला, संगीत का स्वर्ण युग बोलते हैं, है ना। अकबर की बात करें, अकबर ने जो है, अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म किया, दास प्रथा को ख़त्म किया, जजिया प्रथा को ख़त्म किया, है ना, जजिया प्रथा को ख़त्म किया। अकबर और मराठाओं ने सती प्रथा को भी ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, है ना। और इसने क्या किया, अकबर ने दास प्रथा, जजिया प्रथा, है ना, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। हाँ, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ कहलाती है, क्या कहलाती है? जरीबाना, तनब, खूत या तकाबी। तो ये क्या कहलाती थी, ये क्या कहलाती थी ये? तो ये तनब कहलाती थी। क्या कहलाता था? भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे की छड़ क्या कहलाती थी? तनब कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तनब कहलाती थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ठीक है, चोलों से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है, तो ये देखना है। ठीक है, चोलों से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है ना। तो एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। कोरांगनाथ मंदिर, ठीक। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर ने बनवाया था इसको। कैलाशनाथ मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बाकी इन सब का निर्माण किसने करवाया था? बाकी इन सब का निर्माण चोलों ने करवाया था। चोल की स्थापना किसने करी थी? चोलों की स्थापना किसने करी थी? चोल वंश की स्थापना विजययाला ने करी थी, विजययाला ने करी थी, विजययाला ने करी थी। चोलों के बारे में एक भी याद रखिएगा कि इनकी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के ये जनक माने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चोलों में जो राजेंद्र चोल वगैरह शासक थे, इन्होंने श्रीलंका और भी जगह पर आक्रमण कर करके अलग अलग देशों को इन्होंने अपने में मिला लिया था। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया? तो रहस्य, संसब, निसार, इलाही या रहस्य। तो कौन सा जो है सिक्का जो है नहीं चलाया गया था? निसार जो है सिक्का, ये अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था। निसार सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के सेक्शन में जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा हिस्ट्री सेक्शन हो गया है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्यापार संतुलन अभिलेख। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यापार संतुलन अभिलेख, व्यापार संतुलन अभिलेख, है ना, में शामिल किया जाता है केवल दृश्य मदों को, अदृश्य मदों को, केवल एक निश्चित समय अवधि में किसी के माल निर्यात मूल्य से आयात मूल्य के घटाकर अवशेष, या ए और सी दोनों। तो केवल दृश्य मदों, दृश्य मदों में क्या आते हैं? दृश्य मदों में केवल जैसे कि, है ना, अदृश्य विदों में क्या आते हैं? सेवाएं आती हैं, है ना, जैसे सॉफ्टवेयर का हमने किया, हम ना आदान प्रदान किया, तो ये अदृश्य विदों में आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि व्यापार संतुलन में क्या आता है? व्यापार संतुलन में क्या आता है? व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों का विवरण शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? केवल दृश्य मदों का विवरण शामिल किया जाता है, केवल दृश्य मदों का निम्न शामिल। अदृश्य मदों में क्या आता है? सेवाएं आती हैं, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। भुगतान संतुलन क्या होता है? आयात, एक निश्चित समय में आयात और निर्यात का जो भी रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये हमारा घाटा, मतलब जो है ये हम फायदे में होते हैं, निगेटिव में होता है तो हम घाटे में होते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP को किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया? ठीक, कौन सा है? केलकर समिति, ठीक है, हनुमान दास गुप्ता समिति, SVS राघवन समिति या तारापुर समिति। तो तारापुर समिति के जो है उस पे जो है समिति के सुझाव पर इसको समाप्त कर दिया गया था। तारापुर, हाँ एक मिनट, ये सॉरी VS राघवन समिति के जो है VS राघवन समिति के सुझाव पर इसको समाप्त कर दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। VS राघवन समिति पर MRTP को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, केलकर समिति ने ये जो है क्या दिया था? इन्होंने कर व्यवस्था के लिए जो है अपना दिया था सिद्धांत, के बारे में हम आगे देखेंगे।
साख मुद्रा में वृद्धि होती है तब नगद CRR में क्या होगा? CRR होता है एक होता है SLR। CRR को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो है ना। SLR को क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये कितना है इतनी समय? ये जो है बदलता रहता है, तो 4 साढ़े 4 है ना, ऐसे रहता है। और ये 18.5% है ना। तो ये हर 2 महीने बदलता रहता है। तो एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा आप कि क्या रेट है। तो CRR में क्या होता है? जब CRR को क्या होता है, ये बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है ना। और ये बैंकों को अपने पास गोल्ड और डॉलर के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर साख मुद्रा में वृद्धि होगी तो CRR में क्या होता है? CRR क्या होगा? घटता है। क्या होता है? ये घटता है, ठीक है। CRR क्या होगा? घटता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध संस्थान बताने हैं और बताना है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित? बेंगलुरु में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा उसे क्या समझा जाए? अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर वो काम से रूप से तलाशी नहीं कर रहा तो उसको क्या बोला जाता है? ऐच्छिक बेरोजगार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपनी इच्छा से बेरोजगार है। क्या है? ऐच्छिक बेरोजगार है। क्या है ये? ऐच्छिक बेरोजगार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बेरोजगार। मौसमी बेरोजगारी में क्या होती है? जैसे जो किसान लोग होते हैं, जब जब हमारा खेत बोने का टाइम होता है और काटने के बीच का जो समय होता है, तो उस समय उनके पास काम नहीं रहता है, तो उनको क्या बोला जाता है? मौसमी बेरोजगार बोला जाता है। संरचनात्मक रूप से बेरोजगारी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है और आपके पास उसके मतलब उसके संरचना में खर्च करने के लिए, मतलब आपके पास चेयर खरीदने के लिए पैसा नहीं, या मकान का रेंट देने के लिए पैसा नहीं, या बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, आप कोचिंग नहीं खोल पा रहे हैं, तो क्या है? संरचनात्मक रूप से बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपलब्ध किया गया? आर्टिकल 361, आर्टिकल 395, 393, आर्टिकल 394 का। तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 393 में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि आपको बताना, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। हाँ, ठीक बात है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है ना। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, ये बात सही है। लेकिन ये सी पार्ट जो आर है ये गलत है, ठीक। ए सही है, आर गलत है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है, मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है, ठीक है। नीति निदेशक तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य असत्य है? क्या बताना? असत्य बताना है। ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ठीक। ये स्वतः लागू होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्वतः लागू नहीं होते, कोई फंडामेंटल राइट नहीं। फंडामेंटल राइट स्वतः लागू होते हैं, ठीक है। अगला चला जाए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? ये पहले राष्ट्रपति थे,
पहले राष्ट्रपति थे। इनको क्या बोला जाता था? इनको अजात शत्रु बोलते हैं। किसने बोला था इनको अजात शत्रु उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने इनको अजात शत्रु की उपाधि दी थी। ये बिहार से आते थे, ठीक है। के मुंशी की बात करें, इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना को क्या बोला था? प्रस्तावना को संविधान की क्या बोला था? कुंजी बोला था। क्या बोला था? ये संविधान की क्या है बेटा? कुंजी है। और ये क्या था? ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। जेबी कृपलानी कौन थे? जेबी कृपलानी ये झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर की बुक बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। मूक नायक इनकी बुक पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार। मूक नायक पूछी जाती है। और ये शूद्रों की खोज इनकी पुस्तक है। शूद्रों की खोज, शूद्रों की खोज इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और इन्होंने जो है ना, इनके बारे में, और ये जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियों के संबंध में। इसका किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 9B में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 21 मेंबर हो सकते हैं। क्या बताना है? सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हाँ, बात सही है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था कौन सा? इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 97वां संविधान संशोधन हुआ था। 97वां संविधान को सी ऐसे लिखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब आया था? 2011 में आया था, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। कह रहा है इसके सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 31 से ज़्यादा नहीं, 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है? 243 ZH से ZT तक इसकी बात की गई है, ठीक है। निदेशकों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है? ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर गाजियाबाद है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर वाराणसी है। तीसरे स्थान पर लखनऊ है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो शिक्षा साक्षरता में नंबर 1 है। ये साक्षरता में नंबर 1 है। राज्य साक्षरता में नंबर 1 है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता भी यहाँ पर नंबर 1 है। पुरुष साक्षरता में भी नंबर 1 है ये, ठीक है। वाराणसी में बात करें, वाराणसी में सारनाथ है। सारनाथ है। इसको घाटों का शहर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? घाटों का शहर। पूर्व का एथेंस बोला जाता है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, है ना। वाराणसी की बात करें, यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पे 80 घाट है। मणिकर्णिका घाट है। हरिश्चंद्र घाट है ना। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। यहाँ पर जो है कौन सा मंदिर है? यहाँ पर जो है कौन सा मंदिर है ना? कैलाश कौन सा मंदिर है? यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है। कौन सा मंदिर, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, अभी आगे याद आएगा बता दूंगा। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लखनऊ की बात करें, यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा है। बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर केवल मुस्लिम ही नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर रूमी दरवाज़ा है। रूमी दरवाजे से ही हमने अपना राजकीय चिन्ह लिया है, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे भारत खंडे संस्थान है। भारत खंडे संस्थान है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय शुगर केन यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान है। शुगर केन राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। यहाँ औषधि विश्व अनुसंधान संस्थान है। विश्व अनुसंधान संस्थान है ना। ये क्या है? आपकी मेट्रो सिटी है। यहाँ पर मेट्रो भी का काम हो चुका है ना। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना, राजघाट परियोजना, गंडक परियोजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजघाट परियोजना। गंडक परियोजना किसकी है? यूपी और बिहार की है, यूपी प्लस बिहार की है ना। बिहार में एक और हमारी कर्मनासा नदी पर भी परियोजना चल रही है, यूपी और बिहार की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सी है? मध्य प्रदेश में केन बेतवा को भी जोड़ा जाता है, केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, तो ये भी जो है रिवर है ना, ये भी हमारी संयुक्त परियोजना है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में है, ठीक। रानी महल संग्रहालय कहाँ है? झांसी में है। कन्नौज को क्या बोलते हैं? झांसी में ये रानी लक्ष्मीबाई की क्या है? कर्म स्थली। क्या है बेटा? कर्म स्थली। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी में है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, ठीक है। कन्नौज की बात करें, इसको इत्र की राजधानी बोलते हैं। इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मम्मी ने किया था इनका आविष्कार, है ना। और अगर बात करें तो यहाँ पर कन्नौज में ही इसको महोदय श्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महोदय श्री बोला जाता है। इसको पूर्व का सिराज बोला जाता है। और शेर शाह सूरी ने यहीं पर ही पढ़ाई करी थी, पढ़ाई का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वाराणसी की बात करें, इसको घाटों का शहर, पूर्व का एथेंस, है ना। यहाँ पे कई सारे घाट है, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो है शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है ना। और यहाँ पर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी में कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है? कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे भारत खंडे इंस्टीट्यूट है, भारत खंडे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर राष्ट्रीय शुगर केन रिसर्च अनुसंधान है, संस्थान, शुगर केन रिसर्च संस्थान। यहाँ पे विश्व अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है ना, विष है, औषधि है ना, भारत खंडे है। तो ये सब चीज़ें, बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, इसको भूल भुलैया बोलते हैं। रूमी दरवाज़ा है ना, रूमी दरवाज़ा है। तो ये सब चीज़ें लखनऊ में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने के पत्थर चूने के पत्थर के घुल्ले से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? है ना, लोएस मैदान, संप्राय मैदान, कास्ट मैदान या ग्लेशियल मैदान। तो चूने से पत्थर से घुंडित मैदान को क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं। लोएस मैदान किसे बोलते हैं? हवा द्वारा लाई गई मिट्टी की बालू को क्या बोलते हैं? हवा द्वारा लाई गई बालू मिट्टी को क्या बोलते हैं? हवा द्वारा निर्मित होता है, हवा द्वारा बालू लाई गई है तो ये तो उससे निर्मित होता है। संप्राय मैदान क्या है? समुद्र तट के किनारे, ये समुद्र तट के किनारे नदियों से निर्मित होता है। समुद्र तट के किनारे नदियों से निर्मित होता है। समुद्र तट के किनारे नदियों से निर्मित होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा सोलह तारा क्या होता है? सोलह तारा क्या होता है? ये गंधक रहित धुआंरा होता है, एक प्रकार का पुच्छल तारा होता है, ये गंधक युक्त धुआंरा होता है या बौना तारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधक युक्त तारा होता है। सोलह तारा क्या होता है कि ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी क्रिया के इसमें गैस और जलवाष्प निकलती है, ठीक है, गैस एवं जलवाष्प निकलती है। और ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम स्वरूप होते हैं, अंतिम स्वरूप होते हैं। गंधक युक्त धुआंरे को सोलह युक्त तारा बोला जाता है। गंधक युक्त धुआंरे को, जो गंध युक्त धुआंरा आता है जिसमें जलवाष्प वगैरह शामिल होता है ना, SO2 रहती है, उसको क्या बोलते हैं? SO2, गंधक युक्त यानी SO2 और जलवाष्प, है ना, ये सब निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गंधक युक्त धुआंरा बोलते हैं। अलास्का में जो है कटमई पर्वत को क्या बोलते हैं? अलास्का में, अलास्का किसका पार्ट है? USA का पार्ट है। इसमें कौन सा पर्वत है? कटमई पर्वत। कौन सा बेटा पर्वत है? कटमई पर्वत। क्या बोलते हैं? हजार धुआंरों की घाटी बोलते हैं, हजार धुआंरों की घाटी।
अमेरिका अपने जो भी परमाणु परीक्षण वो कहाँ पे करता है, अलास्का में करता है। उसको जो है रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सा संगठन बना है, ग्रीन पीस संगठन बना है, ग्रीन पीस संगठन बना है। ग्रीन पीस संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड एम्स्टरडैम में है, नीदरलैंड एम्स्टरडैम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती, दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती, इसको क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है। ठीक है ना। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशुओं से भी मीथेन गैस निकलती है ना। तो ये भी चीज़ें याद रखें। एरोसोल की बात करें तो ये माइक्रोन कण होते हैं, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं और सांस लेने में अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। ठीक। सासाकावा पुरस्कार किस लिए जाता है, कला, विज्ञान, पर्यावरण या शांति। सासाकावा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, पर्यावरण के लिए सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति के लिए कौन सा, नोबल पीस प्राइज शांति के लिए दिया जाता था, नोबल पीस प्राइज शांति के लिए दिया जाता है ना। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस, ट्रैफिक या आईपीसीसी। किसका स्थापना की गई थी, ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टरडैम में है, एम्स्टरडैम में इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है ना। तो ये याद रखिएगा। ये आईपीसीसी क्या है, ये जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने की, जलवायु परिवर्तन के लिए बॉडी है हमारी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, है ना। ट्रैफिक क्या है, ये अवैध पशुओं के व्यापार को देखती है, अवैध पशुओं के व्यापार को रोकने का काम करती है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर है। क्या है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर है क्या है, फसल फल प्लस वृक्ष, फसल प्लस ईंधन का पेड़, पेड़ चारागाह प्लस पशु, फसल फल ईंधन का पेड़। तो क्या है ये, फसल और ईंधन के पेड़ को क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। फसल और ईंधन के पेड़ को क्या बोलते हैं, है ना, सिल्वीकल्चर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ऑयल जैम्पर क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। ऑयल जैम्पर क्या होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है या कच्चा तेल है। तो ऑयल जैम्पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जैसे समुद्र में हमारा शिप आता जाता रहता है तो उसमें क्या होता है, कई बार तेल का जो है रिसाव हो जाता है, तो ऑयल जैम्पर्स को छोड़ के उस तेल को निकाल लिया जाता है, जिससे समुद्र के जो फ्लोरा और फोना होते हैं उनको नुकसान नहीं होती है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुफृत मार्ग बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यह विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो क्या बताना, सही बताना है। तो दोनों बातें एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुलर झील क्या है, गोखुर झील है। ठीक है, वेम्बनाथ झील क्या है, वेलिंगटन द्वीप है। लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। लोनार झील किससे निर्मित है, क्रेटर झील क्या होती है, क्रेटर झील वो झील होती है जो किससे निर्मित होती है, ये निर्मित होती है इससे उल्का पिंड के गिरने से, उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। ठीक है, गोखुर झील क्या होती है, ये गंगा नदी के जो है, नदी से निर्मित होती है। नदी जिसे कटाव हो जाता है, एक जगह पानी भर जाता है तो नदी से गोखुर झील निर्मित होती है। ठीक है, लैगून झील क्या होती है, लैगून झील भी होती है, ये समुद्र से निर्मित होती है, समुद्र का पानी से निर्मित होती है, समुद्र से, है ना, समुद्र से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, सदाहरित वनों को, आर्द्र भूमियों को, मैंग्रोव वनों को या प्रवाल भित्तियों को। तो किसे बोला जाता है, प्रवाल, मैंग्रोव वनों को क्या बोला जाता है, प्रवाल, मैंग्रोव वनों को क्या बोला है, प्रकृति की गुर्दा। सुंदर वन जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये जो है हमारा लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप की जो है काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कंपनी में, है ना, बताना है और स्थिति बताना है, ठीक है, कंपनी और स्थिति बताना है, ठीक है। तो देखना है इसमें जो है ना, तो बाल्को कहाँ पे स्थित है, बाल्को कोरबा में स्थित, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। बाल्को कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नालको कहाँ स्थित है, दामनजोड़ी में स्थित है, ठीक है, दामनजोड़ी में। हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट में स्थित है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है, जेके नगर में स्थित है। सब एल्युमिनियम के लिए है, ठीक है, एल्युमिनियम के लिए है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने के कारण में से कौन सा कारण नहीं था। छोटा आकार था, पूंजी का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण विकास, संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास। यही नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। हरित क्रांति कब आई थी, 1966 में आई थी। कौन लाया था हमारा हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। अभी इनकी डेथ भी हुई है 98 वर्ष की अवस्था में, है ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। विश्व में कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। अब कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाना है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में आगा खान ने करी थी, है ना। बंगाल का विभाजन 1905 में करजन ने किया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला। सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में सूरत का विभाजन, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। तो इसमें क्या बताना है कि आपको काल क्रम अनुसार लगाना है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहीं दिख रहा है, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मुख्य भूमिका है, किस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। कैलिफोर्निया यूएसए, साइबेरिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ढाका। तो किसकी है ये, कैलिफोर्निया यूएसए की है। ढाका में कैसा पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, है ना। साइबेरिया रूस में क्या पाया जाता है, साइबेरिया रूस में ठंडी जलवायु पाई जाती है। कैसी, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमारे 70 क्वेश्चन पूरे हो जाएं, ठीक है। इसमें बताना है आपको, है ना, इसमें आपको बताना है होमोग्लोबिन क्या काम करता है। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है। सर्पगंधा क्या है, प्रशीतक का काम करता है। कर्कट रोग यानी कैंसर रोग में क्या होता है, विकरण होता है। मायोग्लोबिन में क्या होता है, पेशी कोशिका होती है। मायोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, पेशी कोशिका बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है अमाशय में, पित्त में, यकृत में, अग्नाशय में। तो कहाँ पर भंडारित रहता है ये, तो ये यकृत में भंडारित रहता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है यानी लीवर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ओके। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं, मक्का की हैं, गेहूं की हैं, कपास की हैं, धान की। किसकी हैं, मक्का की, ये गेहूं मक्का की ये अनुवांशिक पर है, ठीक है। कौन सा हार्मोन जब स्त्रावित होता है, जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कौन सा है, एसटीएच हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, या यह होता कौन सा होता है, पैराथायराइड हार्मोन था। ये कहाँ पे उपस्थित होता है, हमारी थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है, इससे यहाँ पर ये उपस्थित होता है, यहीं से ये जो है हार्मोन निकाला जाता है, ठीक है। कौन सा एक मोनोसेक्राइड है, कौन सा एक मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं, सरल शर्करा बोलते हैं। तुरंत मुंह में डालो घुल जाती है, किसको बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज तुरंत मुंह में घुल जाता। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। ये सरल शर्करा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, तो बताना है कैल्सीफेरॉल से कैसा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस हो जाता है। टोकोफिरॉल से क्या होता है, जनन शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक। राइबोफ्लेविन से क्या होता है, त्वचा का फटना हो जाता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में हमने 70 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों को आप अगर ध्यान से अगर इनका नोट्स बना लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, तो करीब आपको 400 से 500 क्वेश्चन को आराम से आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई, थोड़ा लास्ट में समय कम पड़ जाने के कारण थोड़ा सा लास्ट में फास्ट हो गया, है ना। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। आपको ये जो है वीडियोज़ आपके जो एग्ज़ाम है आपका RO का, इसके लिए रामबाण साबित होगा। आपके जो आने वाला है RO का एग्ज़ाम 11 फरवरी को,
और यूपी पीसीएस के लिए भी ये जीएस तो सेम रहता है, तो वहाँ पे भी ये रामबाण साबित होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।